हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है चैप्टर 2 करेंगे और चैप्टर 2 में भी हम लोग क्या है सेक्शन 3 करेंगे पर्टिकुलरली। और इसी के कंपैरिजन में जो है हम लोग करेंगे चैप्टर 3A का सेक्शन 12 जो ग्राम पंचायत के बारे में कहता है। तो हम क्या कंपेरेटिवली दोनों आपस में क्या चीज कंपेरेटिवली पढ़ेंगे। हम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को दोनों कंपेरेटिवली पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ग्राम सभा का स्टैब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है, और वहाँ पे भी कहीं ना कहीं स्टैब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरी चीजें दे रखी। तो इसको पढ़ते हैं। सेक्शन 3 ये कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या है, वो स्टैब्लिश कर सकती है। स्टैब्लिश कर सकती है क्या? अ, ग्राम सभा स्टैब्लिश कर सकती है। तो उसको स्टैब्लिश जो करेगी ग्राम सभा, वो कैसे स्टैब्लिश होगी? या तो एक गांव की ग्राम सभा स्टैब्लिश हो जाएगी, या कई सारे ग्रुप ऑफ विलेजेस को एक साथ मिला के ग्राम सभा बना दी जाएगी। तो ये ग्राम सभा इस तरीके से स्टैब्लिश होती है। और एक थंब रूल मैं आपको अभी शुरू में ही बता रहा हूँ। कोई भी चीज होती है जो इस ग्राम सभा ग्राम पंचायत इस एक्ट पंचायती राज एक्ट के तहत होगी, चीजों से संबंधित, उसका हमेशा क्या नोटिफिकेशन या पब्लिकेशन होगा। ठीक है। तो मैक्सिमम चीज हम देखेंगे जो भी करी जाएगी वो नोटिफिकेशन या पब्लिकेशन के द्वारा करेगी। तो यहाँ स्टैब्लिशमेंट भी जो हुआ है वो क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के द्वारा हुआ है। ये हम है। इसी तरीके से हम ये देखेंगे कि एक प्रोवाइजो है। तो प्रोवाइजो क्या कहता है, अब देखिए क्या है। जब एक सिंगल विलेज को हमने एक साथ रखा तो ग्राम पंचायत का बहुत आसान सा तरीका है कि उस ग्राम सभा का वही नाम रख दिया जो उस विलेज का नाम था। ठीक है। लेकिन अगर सोचिए जब बहुत सारी विलेजेस एक साथ इकट्ठी हो गई, तो क्या हो गया, अब क्या हो गया, बहुत सारा हर आदमी चाहेगा, हर गांव का जो भी लोग होंगे हर गांव के, वो चाहेंगे कि उनके गांव का नाम रखा जाए, उनकी इज्जत बढ़े। तो इसके लिए क्या है, एक यहीं पे एक रूल दे दिया गया है प्रोवाइजन कि भाई अगर ऐसे ग्रुप ऑफ विलेजेस की एक ग्राम सभा बनती है, तो जो नाम रखा जाएगा वो उस ग्राम सभा का रखा जाएगा जो सबसे ज्यादा जिसकी बड़ी पॉपुलेशन होगी। तो ये जो है यहाँ पे एक बात कही गई। यहाँ पे ये भी देख लेते हैं, यहाँ जो है क्या है, यहाँ पे जो ये एक विलेज या ग्रुप ऑफ विलेजेस को जो ये एक साथ रखा गया है, यहाँ पे कोई नंबर स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है। अभी हम देखेंगे ग्राम पंचायत में जो है, वहां पे एक नंबर आएगा, एक फिगर आएगी, जो हम देखेंगे कि क्या होगी, 1000 के करीब की होगी। तो उस 1000 का वहाँ उस फिगर का इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ ग्राम सभा में कोई नंबर नहीं है। ठीक है। तो इसको ये देख लेते हैं कि अ, ग्राम सभा के मेंबर्स कौन होंगे। देखिए सेक्शन 5 जो है डिलीट कर दिया गया है, लेकिन मैं अभी भी आपको बता देता हूँ। जो सारे मेंबर्स जो है इलेक्टोरल रोल में उस ग्राम पंचायत में रजिस्टर्ड हैं, वही सारे लोग क्या हैं, वही सारे लोग आपके मेंबर कहलाएंगे ग्राम सभा के। तो ये ये ध्यान रखिएगा कि ये इस तरीके से होता है। और एक और मैंने आपको जैसे डेफिनेशन बताते हुए मैंने बात बताई थी कि सारे मेंबर्स जो प्रधान या मेंबर्स होते हैं, यहाँ मेंबर्स जो है नॉर्मल मेंबर्स नहीं है, यहाँ चुने हुए इलेक्टेड मेंबर्स की बात कर रहा हूँ। जो ग्राम पंचायत में प्रधान और मेंबर्स होते हैं, वो सब ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। क्यों होते हैं आप समझ जाएं, क्योंकि उनका जब इलेक्टोरल लिस्ट में नाम होगा, यानी वो ग्राम सभा के मेंबर होंगे, तभी तो चुनाव लड़ पाएंगे। तो यही ये उनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो यही क्या है कि जो प्रधान और इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो सब ग्राम सभा के मेंबर होंगे। लेकिन सारे ग्राम सभा के मेंबर जो है वो ग्राम पंचायत के प्रधान या मेंबर नहीं होंगे। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको डिस्टिंक्शन ध्यान रखनी चाहिए कि इसी कंफ्यूजन की वजह से जो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, टिपिकल सा होता है, तो इसकी वजह से ही ये कहीं ना कहीं ऐसा मेरा मानना है कि सेक्शन 51 जो मेंबरशिप ऑफ ग्राम सभा है
ये डिलीट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि कुछ प्रोविजंस इसमें ऐसे हैं और ग्राम पंचायत में ऐसे हैं, ये नहीं पता चल पाता कि जो है ग्राम पंचायत जो है वो अ, वो इसका हिस्सा है या ये उसका हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन हम लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहनी चाहिए। एक्चुअली क्या है, ग्राम सभा में से ही ग्राम पंचायत निकलती है, ना कि ग्राम पंचायत में से ग्राम सभा। तो ये थोड़ी सी हम लोगों को पहले क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके बाद हम सीधे जंप करते हैं सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर जो 12 है आपका, वो क्या कहता है उसको हम देख लेते हैं। ग्राम पंचायत का सेक्शन है। तो ये कहाँ, ये सेक्शन 12 जो आता है ये थर्ड ए में आता है चैप्टर में। तो मैंने आपको बताया कि चैप्टर नंबर 2 में जो है ग्राम सभा के बारे में बात करी गई है, लेकिन जो चैप्टर नंबर 3 ए है वहाँ ग्राम पंचायत के बारे में बात करी गई है। तो चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ बहुत सीमित सा दायरा है, वहाँ स्टैब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी गई है। यहाँ जो चैप्टर 3 ए है, यहाँ पे क्या है, ये एक थोड़ा बड़ा चैप्टर है। यहाँ बेसिक थीम जो है चैप्टर 3 ए का, वो क्या है, इलेक्शन के इर्द गिर्द घूमता है। तो इलेक्शन है बेसिक थीम, और उसके एंसिलरी क्या है, उसके साथ साथ और क्या चीजें जुड़ी हुई हैं, उसके साथ साथ आपको जुड़े हुए मिलेंगे कुछ फंक्शंस, कुछ पावर्स, और कहते हैं क्या, स्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राम पंचायत। तो ये सारी चीजें मिलेंगी। तो ऐसा कहीं उस चैप्टर में लिखा नहीं हुआ। यही इसकी एक हम लोग कहेंगे, एक है, इतनी स्ट्रक्चर्ड एक्ट नहीं है जितना होना चाहिए था। अगर जो इस तरीके से ये इलेक्शन ग्राम पंचायत उसकी हेडिंग में, अगर जो 3 के चैप्टर की हेडिंग में ग्राम पंचायत के साथ इलेक्शन लिखते, पावर और फंक्शंस लिखते, तो वो क्या है, थोड़ा सा और अच्छा सा चैप्टर हो जाता। लेकिन किसी कारणवश उन्होंने नहीं लिखा, वो उनकी अपनी इच्छा थी। यहाँ हम देखते हैं कंपेरेटिवली ग्राम पंचायत क्या है। देखिए ग्राम पंचायत को क्या बता रखा है, ग्राम पंचायत जो है सबसे पहले उसके नाम के बारे में बता रखा है, इसका स्टेटस कुछ कहते हैं, क्या इसका स्टेटस है ये बता रखा है। तो ये कह रखा है कि हर पंचायत एरिया में क्या है, एक ग्राम पंचायत बनाई जाएगी। कहने का मतलब क्या है, पंचायत एरिया में जो भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है उस पंचायत एरिया की, उसके लोग वोट करेंगे और एक क्या है, ग्राम पंचायत बनाएंगे। और उसका पंचायत का नाम क्या होगा, जो भी उस पंचायत एरिया का नाम होगा। तो पंचायत एरिया का क्या नाम होता है, तो पंचायत एरिया का देखिए मैंने आपको बताया था कि इसका नामकरण, जो नाम रखने का तरीका वो यही होता है कि पंचायत एरिया अगर एक विलेज से बना होता है तो उस विलेज का नाम होता है, लेकिन पंचायत एरिया जब कई सारे विलेजेस से बना होता है तो उसका जो लार्जेस्ट विलेज होती है वो उसका नाम रख दिया जाता है। ठीक है। इसी के आगे हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत जो है वो क्या है, उसका स्टेटस बॉडी कॉर्पोरेट। मैंने आपको पहले बताया था कि सिंपली एक ग्राम सभा जो एक सिंपली क्या है, एक बॉडी है। लेकिन ग्राम सभा जो है एक सिंपली एक बॉडी है, और ग्राम पंचायत का एक बॉडी कॉर्पोरेट है। कॉर्पोरेट का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था डेफिनेशन में, जो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन। ठीक है। इंस्टीट्यूशन कौन सा, जो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, जिसमें गैप नहीं होगा। और ज्यादा गैप भी होगा तो वो मैक्सिमम 6 मंथ का गैप होगा, जिसमें इलेक्शन इलेक्शन करा दी जाएगी। तो क्या है, वो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, कभी भी ये टूटेगी नहीं, ब्रेक नहीं आएगा। मैक्सिमम 6 महीने का ब्रेक आएगा, वो भी क्या है, वो इलेक्शन इलेक्शन से दूसरी चीजों को केटर करने के लिए वो 6 महीने का गैप दिया जाता है। इसी के आगे देख लेते हैं, प्रधान जो है इसमें कंपोजिशन कौन कौन क्या क्या कंसिस्ट करता है। तो कंसिस्ट जो है, मैंने आपको बताया था ग्राम सभा में कौन कंसिस्ट करते हैं, जो भी इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड आदमी है सारे, वो ग्राम सभा बनाते हैं। यहाँ पे ग्राम पंचायत को जो कंसिस्ट करता है, यानी कहने का मतलब ग्राम पंचायत 3 लोगों से कंसिस्ट होती है। वो एक तो प्रधान होता है, सिंपल सी बात है, हमको पता है प्रधान होता है। और इसके अलावा क्या होता है, मेंबर्स होते हैं। ठीक है। अब मेंबर्स कितने होते हैं ये डिपेंड करता है वहाँ की पॉपुलेशन पे। तो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, ये सारे ऑड नंबर्स हैं, 9, 11, 13 और 15। तो ये 4 नंबर्स हैं, ये डिपेंड करेंगे पॉपुलेशन पे। तो कहने का मतलब जहाँ सिर्फ 1000 तक की पॉपुलेशन होगी, तो वहाँ क्या होंगे, ग्राम पंचायत में प्रधान के अलावा 9 मेंबर्स होंगे, यानी टोटल 10।
लेकिन जहाँ 1000 से 2000 तक के आपके वहाँ पे लोग होंगे, जो इलेक्टोरस होंगे वहाँ पे, तो इलेक्टोरस जो वोटर्स होते हैं वो होंगे, तो वहाँ 11 मेंबर्स होंगे। ऐसे 2000 से 3000 तक के अगर मेंबर्स हैं वहाँ पे उस ग्राम पंचायत में, तो कितने 13 मेंबर होंगे। और अगर 3000 से ऊपर है तो मैक्सिमम मेंबर्स कितने होंगे, 15 होंगे, 15 से ऊपर नहीं होंगे। बाद ये आप उत्तरांचल के लिए कुछ स्पेसिफिक नंबर्स के अगेंस्ट ये दे रखे हैं कितने मेंबर्स होंगे, तो इसको हमें नहीं पढ़ना है। इसी तरीके से अब यहाँ पे आप समझ जाएं कि जो है ये जो क्लॉज डी है, मैंने अब आपको मेंबर्स के बारे में बता दिया। मेंबर्स, यहाँ के मेंबर्स में क्या फर्क है और वहाँ के आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। वहाँ जो सारे इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड है, यानी ग्राम सभा में जो भी सारे इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड है वो सारे मेंबर्स कहलाते हैं। लेकिन यहाँ कौन मेंबर्स कहलाएंगे, जो इलेक्टेड है। तो सिर्फ कहते हैं इलेक्टोरल रोल में से काम होने से काम नहीं चलेगा, इलेक्ट भी होना पड़ेगा इनको, तभी ये ग्राम पंचायत के मेंबर कहलाई जाएंगे। अच्छा, अब इलेक्ट कैसे होंगे, अब ये मेंबर जो है, प्रधान तो क्या हो गया, पूरी पंचायत का प्रधान हो गया। सब लोगों ने वोट करे कि एक आदमी हमें जो हमको हेड चाहिए अपना, वो कौन होगा, वो प्रधान होगा, तो सबने उसको वोट कर दी। लेकिन मेंबर्स की वोट कैसे की जाएगी, तो मेंबर्स की जो पंचायत एरिया अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैंने डेफिनेशन भी बता रखा है। पंचायत एरिया क्या है, एक सीमित एरिया है जहाँ के लोग वहाँ प्रधान और मेंबर के लिए वोटिंग करते हैं। तो वो एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, अब टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को कई हिस्सों में बांट दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। जब ये कई हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया तो क्या है, टेरिटोरियल छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी गई। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या वोटिंग होगी, या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग वोट करेंगे और अपना एक नुमाइंदा यानी मेंबर के तौर पर वो ग्राम पंचायत में भेजेंगे। तो ये इस तरीके से आपका टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी बना के मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है यहाँ से। इसी के बाद ये बता रखा है सब क्लॉज ई में कि ये क्या है, ये रिप्रेजेंट, ये जो हर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी एक मेंबर इसको रिप्रेजेंट करेगा। मैंने भी कहा कि हर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक मेंबर इलेक्ट होके आएगा। इसी के बाद जो आपका एफ क्लॉज है, एफ क्लॉज क्या है कि इसमें जो है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या है, डीलिमिट भी किया जा सकता है। डीलिमिट कहने का मतलब डीलिमिट क्या है, उसको घटाया बढ़ाया भी जा सकता है एरिया को, जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है, हो सकता है दो गांव को मिला के एक बड़ी ग्राम पंचायत बनाई जाए, तो ऐसे भी डिलिमिट हो सकता है। ऐसे हो सकता है कि एक ग्राम पंचायत को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए क्योंकि ज्यादा बड़ी ग्राम पंचायत, तो ऐसे भी डिलिमिटेशन हो सकता है। तो डिलिमिटेशन हमेशा किसका होता है, आपका एरिया का होता है। ठीक है, तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि डिलिमिटेशन हो सकता है। एक जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, वो ध्यान रखने वाली बात है कि डिलिमिटेशन क्या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है, जो पंचायती लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1994 आई थी, इससे पहले भी ये क्या है, उससे पहले से भी ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। मतलब उससे पहले से नहीं, वहां तक, मतलब सोचो 94 तक जो है रेट्रोस्पेक्टिव से किया जा सकता है, 94 से पहले से रेट्रोस्पेक्टिव नहीं किया जा सकता। तो इसका लॉजिक है, थोड़ा सा आप यहीं पे समझ लीजिए। तो एक्चुअली क्या है, उसके बाद इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था 1994 के बाद। तो 1994 के बाद क्या है, डिलिमिटेशन जो था उससे उस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने के बाद 94 से पीछे का रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, लेकिन 1994 से आगे तक का रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है। 95, 96, 97 तक का रेट्रोस्पेक्टिव आगे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से क्या हो सकता है, डिलिमिटेशन हो सकता है इसका। तो ऐसा क्या डिलिमिटेशन क्या ग्राम सभा का भी होता है, तो ग्राम सभा का देखिए, ग्राम सभा का और यहाँ पे क्या है, डिलिमिटेशन की बात करिए तो देखो वहां पे भी क्या होता है, एक एरिया होता है, पंचायत एरिया होता है, और यहाँ पे भी क्या है, एक पंचायत एरिया है। तो अगर जो हम इस लॉजिक से चलें तो क्या ग्राम सभा का वहां दे नहीं रखा कोई भी डिलिमिटेशन के बारे में, लेकिन यहाँ दे रखा है, तो इसका मतलब सिर्फ ग्राम पंचायत में हो सकता है लेकिन ग्राम सभा में नहीं हो सकता। लेकिन लॉजिकली क्या है, पंचायत एरिया दोनों का सेम होता है। तो लॉजिकली कुछ और आंसर निकलता है, लेकिन हम उसको नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वहां पे नहीं दे रखा, तो हम ये कहेंगे कि डिलिमिटेशन वहां पे नहीं होता। इसी के बाद देखते हैं क्या है, इसकी टर्म कितनी होती है। मैंने अब लिखा हुआ है टेन्योर ऑफ ग्राम पंचायत। टेन्योर यहाँ पे 3 जगह यूज किया गया है वर्ड। तो टेन्योर किस किस की होगी, टेन्योर ग्राम पंचायत की होगी, टेन्योर किसकी होगी, ग्राम प्रधान की होगी, और टेन्योर किसकी होगी, टेन्योर मेंबर की होगी।
तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कई बार घुमा घुमा के पूछ लिया जाता है। तो जब हम बात करते हैं 12 सब क्लॉज 3 की, तो उसमें क्या है, उसमें आपका जो टेन्योर ग्राम पंचायत की वो बताई गई है कि वो क्या है, जनरल टर्म जो है 5 साल की है। तो क्या है, जनरल आंसर अगर जो हम कहें तो क्या 5 साल की है, लेकिन क्या वो 5 साल तक चलाना जरूरी है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो उससे पहले डिसॉल्व हो जाए? तो हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि वो डिसॉल्व हो जाए। तो एक सेक्शन है 95, जहाँ पे अगर जो ग्राम पंचायत कुछ की उसमें कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, तो जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, जो कहने का मतलब स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो क्या है, उसको डिसॉल्व भी कर सकती है। तो क्या 5 साल का टर्म जो है वो फिक्स्ड नहीं है, इस नजरिए से फिक्स्ड नहीं है। वैसे फिक्स्ड है जनरल रूल की तरफ से, जैसे 5 ईयर से वहां फिक्स्ड है, लेकिन अगर जो सूनर डिसॉल्व हो जाती है तब फिक्स्ड नहीं रहेगा। फिक्स्ड का मतलब यहाँ ये समझ में आना चाहिए कि फिक्स्ड का मतलब कि पूरा का पूरा आपको टेन्योर जो है वो कंप्लीट करना है। जब आप पूरा टेन्योर कंप्लीट कर देंगे तभी आप क्या करेंगे, तभी आपको हटाया जा सकता है, उससे पहले नहीं। तो ये फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, प्योरली फिक्स्ड टेन्योर नहीं। इसी के बाद देख लेते हैं क्या ग्राम सभा का कोई टेन्योर होता है? तो ग्राम सभा का कोई टेन्योर नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। टेन्योर सिर्फ ग्राम पंचायत का होता है, और इस ग्राम पंचायत के टेन्योर से ही अभी हम देखेंगे, कहीं आगे पढ़ेंगे, जो जो प्रधान का टर्म होता है वो कोटर्मिनस ग्राम पंचायत होता है। तो कहने का मतलब वो भी 5 साल का होता है, लेकिन उसमें भी एक राइडर है। उसमें ये राइडर है कि अगर जो पहले ना हटा दिया गया और रिमूव ना हो गया और डेथ ना हो गई, तो उसका टेन्योर उस हिसाब से कम हो जाएगा। लेकिन अगर जो वो सब चीजें नॉर्मल चलती है, कोई डेथ नहीं होती, रेजिग्नेशन नहीं होती, तो उसका टेन्योर भी क्या होगा, 5 साल का ही होगा। इसके अलावा हम देख लेते हैं इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका इलेक्शन ग्राम पंचायत का होता है। तो क्या ग्राम सभा का इलेक्शन होता है? नहीं, वहां सिर्फ इलेक्टोरल रोल में अगर जो आप आ गए हो तो आप सिंपली वहां मेंबर बन गए, तो वहां इलेक्शन का कोई फंडा नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इलेक्शन एक बहुत जरूरी चीज है। तो इलेक्शन के बाद ही क्या है, ग्राम पंचायत बनती है। तो ये इलेक्शन का टाइम पीरियड दे रखा है कि आपका जो है ये इलेक्शन कब हो जाना चाहिए, कि जनरल क्लॉज है कि अगर जो कोई भी कुछ भी समस्या नहीं आई है, कोई भी डिसोल्यूशन वगैरह नहीं हुआ है ग्राम पंचायत का, तो उसकी ड्यूरेशन यानी 5 साल से पहले पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो ये क्या है, 5 साल से पहले वो इलेक्शन पूरा हो जाना चाहिए, बिफोर एक्सपायरी ऑफ इस टर्म। अब यहीं पे ये तो जनरल चीज थी कि अगर जो डिसॉल्व नहीं हुई है, सोचो इसके बाद अगर डिसोल्यूशन हो गया है किसका, ग्राम पंचायत का, तो ग्राम पंचायत का डिसोल्यूशन हो गया है, तो डिसोल्यूशन के क्या है, विद इन 6 मंथ कराना मैंडेटरी है। तो आपको चुनाव जो करना है वो विद इन 6 मंथ करना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों है, इसका लॉजिक आप समझ जाइए। मैंने आपको ऊपर स्टेटस बताया था क्या, कि जो आपका ये ग्राम पंचायत है ये क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो इसमें कभी भी गैप नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। तो अगर डिसोल्यूशन भी हो गया तो विद इन 6 महीने आपको इलेक्शन कराने जरूरी है। एक प्रोवाइजो भी है, एक राइडर भी है। इसमें ये कहा जाता है कि आपको भाई ये सेकेंड क्लॉज जो है इसमें कहा है कि डिसोल्यूशन हो गया तो विद इन 6 मंथ डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। अब एक यहाँ पे राइडर जो है, इसका मतलब ये है, प्रोवाइजो ये है कि सोचो अगर वहां पे ग्राम पंचायत जो है कहाँ कब डिसॉल्व होती है, 4 साल 6 महीने में, 4 साल 7वें महीने में डिसॉल्व होती है। और ग्राम पंचायत का टर्म टोटल कितना होता है, 5 साल। अब अगर जो ये लास्ट 6 मंथ्स में क्या है ये डिसॉल्व हुई है, तो क्या एज पर क्लॉज 2 क्या इसके इलेक्शन विद इन 6 मंथ में होने चाहिए? तो इसमें नहीं। अगर जो ये चीज अगर जो हम देखेंगे तो ये क्या है, ये आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगी। प्रोविजन 1 और 2 जो है, ये वाला प्रोविजन 1 और 2 जो है आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर देंगे। तो इसके लिए यहाँ क्या है, प्रोवाइजो क्लैरिटी दे दी गई है कि देखिए डिसोल्यूशन होता है और आखिरी 6 महीने में जब टेन्योर रह गया उसमें होता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, होल्ड करना इलेक्शन कोई जरूरी नहीं होगा। तो इसमें इलेक्शन, इसमें कौन सा रूल जो है, जब दोनों आपस में रूल 1 और सब ये जो आपका सब क्लॉज 1 है, बी का सब क्लॉज 1 और 2 जब आपस में टकरा जाएंगे, तो कौन से वाला फॉलो करा जाएगा, जो पहले वाला है। यानी कि जब टर्म पूरी हो जाएगी उसके बाद में विद इन 6 मंथ कराना पड़ेगा। तो वो डिसोल्यूशन हो गई है उसमें 6 मंथ में कराना, वो वाला रूल नहीं फॉलो होगा। तो ऐसे ही क्या करेंगे कि अब हम देखेंगे जो
टेन्योर होता है, मैंने ऊपर बताया था, ऊपर वाला जो था वो टेन्योर किसका था, 5 साल का, वो तो एक जनरल रूल था कि वो टेन्योर ग्राम पंचायत का था। अब टेन्योर देखते हैं भाई, डिसॉल्व होने के बाद एक नई नई ग्राम पंचायत बनी, तो उसका जो है वो कितना टेन्योर होगा। इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, ये कंफ्यूजन ना हो, जिससे कि ये जो है आपका यहाँ पे न्यू ग्राम पंचायत है, न्यू ग्राम पंचायत आफ्टर डिसोल्यूशन, आफ्टर डिसोल्यूशन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और साफ केयर करके मैं आपको बाद में दे सकता हूँ ये चीज, लेकिन अभी थोड़ा समझने के लिए लिख लेते हैं। तो इसका टर्म कितना होगा, आप सोचिए, जो ग्राम पंचायत है वो कौन से महीने में डिसॉल्व हुई, 4 साल 5 महीने में वो डिसॉल्व हुई। तो आखिरी 6 महीने वाला रूल यहाँ पे नहीं लगता कि आखिरी 6 महीने में क्या डिसॉल्व हुई है। तो अब ये जब 4 साल 5 महीने में डिसॉल्व हुई है, तो यहाँ इलेक्शन कराना जरूरी हो गया, विदिन 6 मंथ में इलेक्शन कराना है। तो अब जब इलेक्शन कराया गया, तो सोचो 4 साल आपके जो है 4 साल 7 महीने में इलेक्शन पूरा हो गया। ठीक है, इलेक्शन पूरा हो गया, तो अब जो टेन्योर होगा, जो नई ग्राम पंचायत है उसका टेन्योर जो होगा वो कितना होगा। तो अब आप मान के चलिए कि जो इसका का टेन्योर होगा नई ग्राम पंचायत का, वो 7 महीने के बाद कितने महीने बचते हैं 5 साल पूरे होने में, 3 और 4 5, तो ये 5 महीने तक ये जो है ग्राम पंचायत रुकेगी, इसके बाद नहीं रुकेगी। मतलब इसके 5 महीने तक ये वर्क करेगी, उसके बाद नहीं करेगी। पर इसको मिटा दें, सही से साफ सा लिख दें, जिससे हम लोगों को समझ में भी आ जाए कि ये जो है हम किसकी बात कर रहे हैं। तो ये लिख देते हैं, टेन्योर ऑफ न्यू ग्राम पंचायत आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ ओल्ड ग्राम पंचायत। ये कहते हैं, इसका आपको टर्म्स पता होना चाहिए, ये जो हमने सब क्लॉज बी में पढ़ा। तो क्या है, 4 साल 7 महीने में अगर जो इलेक्शन हो गए, कहने का मतलब 4 साल 5वें महीने में तो डिसॉल्व हुई है, और क्या है 1 महीने के अंदर ही क्या है एक इलेक्शन करा दिए गए हैं, और उस 1 महीने के इलेक्शन के अंदर अब 4 साल 7 महीने यानी 5 महीने के बाद 7वें महीने तक नई ग्राम पंचायत बन गई, तो उसका टेन्योर कितना होगा, मात्र 5 महीने काम करेगी, और वो 5 महीने काम करने के बाद फिर वो क्या है खत्म हो जाएगी ग्राम जो नई इलेक्ट होके आई है, और फिर क्या है फ्रेश इलेक्शन होंगे 5 साल के लिए, फिर नई ग्राम पंचायत रहेगी। तो ये एक इन्होंने इस तरीके का टिपिकल सा ये रूल दे रखा है। इसी के बाद है द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन ग्राम पंचायत का होगा, मैंने आपको थंब रूल बताया था कि कोई भी ग्राम पंचायत ग्राम सभा से संबंधित स्टेट गवर्नमेंट कोई काम करती है तो उसको क्या करा जाएगा, नोटिफाई किया जाएगा। तो इसको भी जब कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी तो ये नोटिफाई पेपर में लोगों को बताया जाएगा कि ऐसी ऐसी नई ग्राम पंचायत बन गई है। इसी के बाद जो है प्रोवाइजो देख लेते हैं। प्रोवाइजो क्या कहता है, तो प्रोवाइजो कहता है कि आपका एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन को बताता है। ये कहता है कि जहां जहां आपके प्रधान जो है वो तो इलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ 2/3 मेंबर इलेक्ट हुए। कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें प्रधान इलेक्ट नहीं हुआ लेकिन 2/3 मेंबर इलेक्ट हो गए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं करेगी इस तरीके से जैसे ऊपर कहा गया है, तो वहां नोटिफिकेशन नहीं होगा, ध्यान रखिए। इसी के बाद हम सब क्लॉज 3A पढ़ लेते हैं। तो सब क्लॉज 3A क्या कहता है, सब क्लॉज 3A ये कहता है कि देखिए क्या होता है, जैसे डिसॉल्व हो जाती है ग्राम पंचायत, तो डिसॉल्व होने के बाद जो है भाई किसने डिसॉल्व करी होगी, तो सेक्शन 95 जो कहता है वो कहता है
जिसका उसके ऊपर कंट्रोल होगा वो डिसॉल्व कर सकता है। और कंट्रोल किसका होता है? इसका स्टेट गवर्नमेंट का इसके ऊपर, पंचायत के ऊपर कंट्रोल होता है, तो वो डिसॉल्व करती है। अब वो डिसॉल्व जब हो जाती है तो अब डिसॉल्व के बाद क्या होता है, ये ड्यूटी भी जिसने डिसॉल्व करी है तो उसी की ड्यूटी होती है कि क्या है, इलेक्शन कंडक्ट कराना। ठीक है, तो इलेक्शन भी उसको कंडक्ट कराना होता है। तो क्या होता है, अब जैसे सिचुएशन आई, सोचो 4 साल में क्या हुआ, वो पंचायत डिसॉल्व कर दी गई। अब 4 साल के बाद जब वो डिसॉल्व हुई तो उसमें बहुत रोष था, इसमें जो प्रधान और मेंबर्स हैं उनमें बहुत रोष था, उन्होंने धरना शुरू कर दिया, उन्होंने एजिटेशन शुरू कर दिया, उसके बाद खूब हंगामा हो रहा था। तो जब इस तरीके की सिचुएशन हुई तो नॉर्मलाइज करने में इसको टाइम लगता है। तो टाइम जब लगता है तो क्या टाइम में क्या है, आपको भाई रूल तो क्या है कि आपको विद इन 6 महीने इलेक्शन करा देने। तो रूल, इस रूल में क्या है कि भाई जब इलेक्शन करा देने हैं तो ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट करा देगी अगर जो सारी चीजें फेवरेबल होंगी। लेकिन अगर जो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये इलेक्शन हो पाए विद इन जल्दी से हो पाए, तो उस सिचुएशन में क्या, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बैठा दी जाती है, यानी केयर टेकर आपका ग्राम पंचायत बैठा दी जाती है। और ये ग्राम पंचायत तब तक काम करती है, इसका मैक्सिमम टेन्योर जो होता है वो 6 मंथ्स का ही होता है। तो थंब रूल है 6 मंथ्स के आसपास ही सारी कहानी घूमेगी कि अगर केयर टेकर ग्राम पंचायत एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के रूप में बैठाई गई है तो उस सिचुएशन में उसका कार्यकाल जो होगा उसका सिर्फ 6 महीने का होगा, इससे ज्यादा नहीं टाल सकते। ऐसा ऐसा इसलिए किया जाता है कि हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो हो वो क्या हो, वो ना चाहती हो कि प्रधान जो है, जो प्रधान जो चुना गया है वो उसकी इच्छाओं के तरीके से काम नहीं कर रहा, उसके लोगों को फेवर नहीं पहुंचा रहा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट उसको गलत तरीके से हटा सकती है और हटा के क्या कर लेगी, ग्राम पंचायत का सारा कंट्रोल अपने हाथ में रख लेगी। और चूंकि अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं हुआ तो क्या है, वो अनलिमिटेड टाइम तक अपने हाथ में कंट्रोल रखेगी और वो ग्राम पंचायत का जो इंस्टीट्यूशन, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पर्पस है वो बीट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट, पंचायती राज सिस्टम कौन चला रहा होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट चला रही होगी। तो ये जो है, ये बजाय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो प्रिंसिपल है उस चीज का क्या करेगा, ये उस चीज को उस प्रिंसिपल को ये वायलेट करेगा। तो इसी वजह से क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट वाली कॉन्सेप्ट और कौन सी वाली कॉन्सेप्ट की क्या है, ये विद इन 6 मंथ हो जाने चाहिए। ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं और इन दोनों से क्या होता है, बॉडी कॉर्पोरेट का कंटिन्यूअस चलना अचीव होता है कि कंटिन्यूअस इंस्टीट्यूशन चलता रहे। 6 महीने से ज्यादा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट या किसी अथॉराइज्ड ऑफिसर ने बिठाई है, तो वो उससे ज्यादा नहीं काम करेगी। अब यहाँ पे आ जाता है, मैंने आपको बताया था कि जो टर्म ऑफ मेंबर, तो मैंने क्या, हम ये समझ गए, हमने ऊपर टर्म ऑफ ग्राम पंचायत देख ली जो एक जनरल रूल है। अब ये जो हमें पता है कि ग्राम पंचायत की टेन्योर कितनी है, तो हम लोगों को मेंबर की और प्रधान की उससे फाइंड करने में बड़ी आसान रहती है। जैसे वहां पे है वैसे ही यहाँ पे है। तो ये है बस वर्ड का खेल है सारा। वहां पे प्रधान के में जब हम देखेंगे तो वहां पे जो टर्म उसकी लिखी होगी वो को टर्मिनस विद ग्राम पंचायत लिखी होगी। लेकिन यहाँ जब हम टर्म देख रहे हैं मेंबर की, तो यहाँ क्या लिखा है, एक्सपायर्स विद द टर्म ऑफ ग्राम पंचायत। तो बेसिकली अगर जो हम दोनों को एनालाइज करें तो दोनों का एक ही अर्थ है कि क्या, ग्राम पंचायत के साथ साथ ही उनका टर्म चल रहा है। अब ये जो टर्म जो उनका चल रहा है वो ग्राम पंचायत के साथ चल रहा है, तो क्या इनका टर्म फिक्स्ड है? तो जैसे कि ग्राम पंचायत का टर्म फिक्स नहीं होता, वो 5 साल से पहले डिसॉल्व भी करी जा सकती है, ऐसे ऐसे ही क्या होता है, आपका इनका भी फिक्स नहीं होता। ये भी ग्राम पंचायत अगर जो डिसॉल्व हो सकती है तो इन लोगों को भी रिमूव हटाया जा सकता है और इन लोगों के उसमें कैजुअल वैकेंसी डेथ वेथ की वजह से भी आ सकती है। तो क्या इनकी भी फिक्स टर्म नहीं होती है, तो उससे पहले भी क्या है, ये हटाए जा सकते हैं या हट जाते हैं, या कोई कारण हो, ऐसा सर्कमस्टांस होता है जबकि इनकी डेथ वेट हो जाती है, तो उससे पहले भी इनका टर्म ऑफ ऑफिस खत्म हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें एक्चुअली ये मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये ऊपर जो है जब हम करेंगे इसको चैप्टर 3A को, तो मैं वहां पढ़ाऊंगा। और ये किससे रिलेटेड है, ये रिजर्वेशन से रिलेटेड है। रिजर्वेशन किसका,
शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास और वुमन, ये 4 कैटेगरीज हैं जो जहाँ पे इलेक्शन, जहाँ पे रिजर्वेशन की बात कर रखी है। और इसमें अलग अलग चीजें दे रखी हैं कि कितने % रिजर्वेशन होगा, रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन भी होगा, क्या रिजर्वेशन कैटेगरी वाले क्या जनरल में भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम पहले, इससे पहले इसके बाद जब हम अगला कुछ प्रोविजंस करेंगे तो उसमें वो वाला सेक्शन आ जाएगा। इसी के बाद हम देख लेते हैं मैनर ऑफ इलेक्शन। मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होगा? तो मैनर ऑफ इलेक्शन, ये हमने क्या है 12 कर लिया पूरा का पूरा। अब मैं 12 करने के पीछे मैंने आपको पर्पस यही था, बस यहीं तक ही कराऊंगा, क्योंकि मेरा पर्पस ये था कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा को आप कंपेरेटिवली समझ लें, और समझने के बाद अगर जो कोई कंपेरेटिव आंसर आता है या इनको आपको कुछ थोड़ा डिटेल इंडिविजुअली इनके बारे में लिखना है तो आप लिख सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू और हैव अ नाइस डे।